Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, click on the I button given above. And to join the Telegram link, you can click on the link given in the description. There you can get the notes and your doubts can also be cleared. And today we are going to study the topic biomolecules. This is topic number 14 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th biomolecules. The topics to be covered in this chapter were this. Out of this we are done with introduction, carbohydrates and some part of protein. If you have missed that videos, you can click on the I button above. And today we are going to deal with the new topic. So we are done with introduction and carbohydrates and proteins, and we are going to start with a new topic, that is nucleic acids. So the topic for today's video is nucleic acids. Now what are nucleic acids exactly, and where are they found in our system? So that we need to study. So first we will start with, can you tell? The first question is, what is the single term that answers all the following question? ये सारे नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वर्ड में ये तीनों को कॉमन आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो पहला है, what decides whether you are blue eyed or brown eyed? जो भी बच्चा हुआ है उसका आइज ब्लू रहेगा कि ब्राउन रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप उसको बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज व्हीट ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस व्हीट प्लांट एंड नॉट राइस प्लांट? जब भी आप गेहूँ बोओगे तो गेहूँ उगेगा, अब धनिया बोओगे तो धनिया उगेगा, मेथी बोओगे तो मेथी उगेगी, क्यों दूसरा कुछ नहीं उगता? वो प्लांट वही क्यों देता है? तो वो है वापस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. और थर्ड क्वेश्चन है, विच एसिड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो एसिड, इसलिए उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड. तो ये तीनों को कॉमन आंसर देना है, तो कॉमन आंसर है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने के लिए, और इसलिए उसको कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर, और वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स में. सो one of the most remarkable property of any living cell is कि उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने रेप्लिकास प्रोड्यूस कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तक. तो आप हमेशा देखोगे यदि एक कैट है, वो कैट हमेशा कैट ही प्रोड्यूस करेगा, उसकी थाउजेंड मिलियंस बिलियंस ऑफ जनरेशन तक वो कैट ही प्रोड्यूस करेगा. वीट का प्लांट है, हमेशा वीट ही प्रोड्यूस करेगा, कितने भी जनरेशन ऑफ वीट है वो हमेशा वीट ही प्रोड्यूस करेगा. और ये एक लिविंग सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही रेप्लिका को प्रोड्यूस करता रहता है हजारों करोड़ों जनरेशन्स तक. और ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है विदाउट एनी चेंजेस. तो हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा एक इंफॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहता है विदाउट एनी चेंजेस में, फिर वो सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में पास होगा, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन. और ये इन्फॉर्मेशन के वजह से आप देखोगे एक पर्टिकुलर ट्रेंड रहता है हर फैमिली का, भले वो प्लांट फैमिलीज हो या एनिमल फैमिलीज हो, सबका एक पर्टिकुलर ट्रेंड है और वो एक जैसे होते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है. और ये इन्फॉर्मेशन को किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं? इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो जीन्स थ्रू वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती है, और ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगा आपको ओवरऑल लुक, आपका कैरेक्टर एंड एवरीथिंग. तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो विदाउट एनी चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जस्ट पास आउट होती रहती है, और ये ट्रांसफ़र होती है न्यू सेल्स को इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. तो जो मेन थिंग है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड. अब दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पाए गए हैं ये लिविंग वर्ल्ड में. पहला है आरएनए
जिसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। सेकेंड है डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। अब आरएनए पाया कहाँ जाता है? आरएनए पाया जाता है फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल में। ठीक है, लिविंग सेल के फ्लूइड में मतलब साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए हर एक न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल में पाया जाता है। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में और डीएनए न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स में। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। अब आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है, वो शुरू होता है एक मोनोमर से, जिसे आप कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स द बेसिक है जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं, और इन्हें मोनोमर्स कह सकते हो। जैसे प्रोटीन बनता है अल्फा अमाइनो एसिड से, तो अल्फा अमाइनो एसिड हुए उसके मोनोमर। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। ये अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं ऑफ रिपीटिंग एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड जो है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर्स है, उनमें ब्रांचेस नहीं होते, और वो बने होते हैं रिपीटिंग मोनोमर्स, दैट इज न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड हैव पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रक्चर। क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से एक चेन के रूप में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसलिए न्यूक्लिक एसिड को ये भी कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वाले स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल में सेवरल मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? सेवरल मिलियन। बट आरएनए में होते हैं सिर्फ फ्यू थाउजेंड्स। मतलब आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल एंड शॉर्ट। तो डीएनए में क्या है? मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वाइल आरएनए में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब द न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हर एक न्यूक्लियोटाइड भले ही मोनोमर है पर वो एक ही कंपोनेंट से नहीं बना है, उसमें होते हैं 3 कंपोनेंट्स। कौन से 3? पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऑफ कोर्स एक कार्बोहाइड्रेट है, सैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। तो न्यूक्लियोटाइड एक जो मोनोमर है वो बना होता है 3 चीज़ों से। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, एक बेस जिसमें नाइट्रोजन कंपलसरी है, और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। और ये तीनों साथ में आके एक मोनोमर न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड दोनों में प्रेजेंट होता है आरएनए डीएनए, और दोनों में प्रेजेंट होता है 5 मेंबर रिंग मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। भले डीएनए हो या आरएनए हो, आपका जो मोनोसैकेराइड है वो 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में ही मिलेगा। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ते वक्त देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है 2 फॉर्म में होता है, पायरानोस दैट इज 6 मेंबर रिंग, फ्यूरानोस दैट इज 5 मेंबर रिंग। और आरएनए और डीएनए में दोनों भी स्ट्रक्चर में जो आपका मोनोसैकेराइड है वो 5 मेंबर रिंग दैट इज फ्यूरानोस के फॉर्म में ही होता है, और उसे आप कह सकते हो शुगर कंपोनेंट। ठीक है, अब आरएनए में शुगर जो कंपोनेंट होता है वो होता है डी राइबोस, वाइल डीएनए में होता है 2 डीऑक्सी डी राइबोस। मीन्स आरएनए और डीएनए दोनों में आपका जो राइबोस शुगर है वो फ्यूरानस फॉर्म में प्रेजेंट है, बट आरएनए में वो डी राइबोस है, और डीएनए में 2 डीऑक्सी डी राइबोस। अब क्यों ऐसे कहा गया है? क्योंकि आप देख सकते हो राइबोस मीन्स अ शुगर विथ 5 कार्बन्स, करेक्ट। तो हमने देखा था 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका शुगर विथ 5 कार्बन। अब इसको फ्यूरानस फॉर्म में दिया है, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरानस फॉर्म में डी राइबोस। बट आप जब सेकेंड पोजीशन ऑफ डी राइबोस से, डी राइबोस को सेकेंड पोजीशन ये 1 हुआ, जो ऑक्सीजन के बगल में 1 होता है, करेक्ट, ये सेकेंड पोजीशन हुआ। जब आप सेकेंड पोजीशन ऑफ डी राइबोस से OH ग्रुप को निकाल के वहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दोगे, देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन है डी राइबोस में, करेक्ट। वहाँ पे एक OH चाहिए था आपको बीटा पोजीशन पे, सॉरी अल्फा पोजीशन पे, बट वहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन ही है। मतलब आपने क्या किया? ऑक्सीजन निकाल दिया, इसलिए इसका नाम हो गया
डीऑक्सी, डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकालने के वजह से सेकेंड पोजीशन से उसका नाम हो गया 2-डीऑक्सी डी राइबोस। आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ही है, बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन नहीं लिखा गया है, और हाइड्रोजन जहाँ नहीं है आपको एज्यूम कर लेना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन है, बस वो स्ट्रक्चर को सिंपल दिखाने के लिए कॉम्प्लिकेट की जगह वहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये 2 फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है डी राइबोस जो प्रेजेंट होता है आरएनए में, और सेकेंड है 2-डीऑक्सी डी राइबोस जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। अब 5 मेंबर रिंग जो है ये तो हो गया शुगर का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का। अब जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस चाहिए, सेकेंड कंपोनेंट, और अब तक टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस न्यूक्लिक एसिड में स्टडी किए गए हैं। वो है सिस्टीन, यूरासिल, थाइमिन, एडिनिन एंड ग्वानिन। ये 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस न्यूक्लिक एसिड्स में मिले हैं। ठीक है, अब ये बेसेस जो है आप देख सकते हो 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी में है। एक कैटेगरी जिसमें ये सारे बेसेस एक सिंगल रिंग में है, जैसे साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, उनमें सिर्फ एक एक ही रिंग है। और दूसरी कैटेगरी जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट है, जैसे एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो सिंगल वाले रिंग्स हैं उन्हें कहते हैं पिरिमिडिन फैमिली से, क्योंकि वो उनके रिंग्स जो है वो पिरिमिडिन रिंग जैसे दिखते हैं। ये पिरिमिडिन है, जो मेन पिरिमिडिन है वो ऐसा दिखता है, और ये पिरिमिडिन रिंग से सिस्टोसिन, यूरासिल और थाइमिन बने हैं। उसके डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मतलब उसकी जैसे दिखने वाले, जस्ट थोड़े से चेंजेस किया, हाइड्रोजन की जगह NH2 लगा दिया है, कार्बोनिल जोड़ दिया है, तो पिरिमिडिन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं क्योंकि पिरिमिडिन जैसे दिखते हैं। तो सिस्टोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन बिलोंग टू pyrimidine family, but next two bases, that is adenine and guanine, belongs to purine family, क्योंकि प्यूरिन ऐसा दिखता है, और ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है वो प्यूरिन जैसे दिखते हैं, इसलिए एडेनिन और ग्वानिन क्या हो गया, प्यूरिन फैमिली, सो दैट इज 2 रिंग्स टुगेदर। अब इसमें से याद रखना है जो सिस्टोसिन है जिसको C भी कहते हैं, यूरासिल जिसे U कहते हैं, ठीक है, और एडिनिन जिसे A कहते हैं, और ग्वानिन जिसे G कहते हैं, ये चारों प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। आरएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं, सिर्फ 4, ठीक है, ये याद रखो, सिस्टोसिन, यूरासिल, एडिनिन एंड ग्वानिन। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता, तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, वापस 4 चाहिए, तो डीएनए में सिस्टोसिन, थाइमिन, एडिनिन एंड ग्वानिन। तो जो मेन यूरासिल है और थाइमिन है वो डिसाइड करेगा कि आपके हाथ में जो है न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए है कि डीएनए है। यदि आपके हाथ में न्यूक्लिक एसिड है उसमें यूरासिल प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आरएनए, क्योंकि यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, और यदि उसमें थाइमिन प्रेजेंट है तो हो जाएगा डीएनए, क्योंकि थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो ये 2 बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाते हैं। यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। बाकी सिस्टोसिन, एडेनिन और ग्वानिन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर आके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली फॉर्म होता है बाय जॉइनिंग ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोस विथ नाइट्रोजन ऑफ अ बेस, ठीक है, तो आपका जो फ्यूरानस रिंग है दैट इज डी राइबोस या 2-डीऑक्सी डी राइबोस, ये दोनों का जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1 जो ऑक्सीजन के नेक्स्ट है, तो ये एनोमेरिक कार्बन, यदि आप इस एनोमेरिक कार्बन को जोड़ दो बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ, तो उसे कहोगे न्यूक्लियोसाइड। अब नंबर करते वक्त आपको याद रखना है, नंबरिंग देते वक्त आप जब न्यूक्लियोसाइड को नंबरिंग दोगे तो प्राइम ये साइन यूज करना है फ्यूरानस रिंग को नंबर देते वक्त, और सिंपल नंबर यूज करना है बेस को नंबर देते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी
ये डी राइबोज है जो सिस्टोसिन के साथ जुड़ गया और बना दिया डी राइबोस न्यूक्लियोसाइड। तो डी राइबोस का जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाला, इसका जो कार्बन है वो बेस के एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है और बना रहा है डी राइबोस न्यूक्लियोसाइड। अब नंबरिंग देते वक्त याद रखना है आपको, जो फ्यूरानोज रिंग है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला रिंग है, उसको प्राइम देना है। देखो ये हुआ 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब मैंने सारे कार्बन्स को प्राइम साइन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि साथ में बेस भी है। तो बेस में यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, यदि मैं दोनों तरफ सिर्फ 1 2 3 यूज़ करूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं कौन से रिंग की बात कर रही हूँ। इसलिए प्राइम यूज़ करना है शुगर कंपोनेंट के लिए और 1 2 3 सिंपल वाला यूज़ करना है बेस के रिंग के लिए। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे दो रिंग में। ठीक है, तो ये हो गया डी राइबोस प्लस सिस्टोसिन। तो वैसे आप डी राइबोस प्लस दूसरे भी जोड़ सकते हो और उन्हें बना सकते हो आपका दूसरे दूसरे न्यूक्लियोसाइड। अब याद रखना है, जो पिरिमिडिन बेसिस होते हैं वो नाइट्रोजन एटम 1 पोजीशन से जुड़ते हैं आपके शुगर मॉलिक्यूल के 1 प्राइम कार्बन को। तो जो पिरिमिडिन बेसिस है मतलब सिंगल रिंग वाले बेसिस, पिरिमिडिन बेसिस मतलब सिंगल रिंग वाले बेसिस, दैट इज सिस्टीन, यूरासिल एंड थाइमिन। ये तीनों बेसिस जो है 1 पोजीशन से जुड़ेंगे आपकी 1 प्राइम के कार्बन को। बट जो प्यूरिन वाले बेसिस हैं, प्यूरिन मीन्स 2 रिंग वाले नाइट्रोजन बेसिस, ये जुड़ते हैं 9th पोजीशन के नाइट्रोजन थ्रू 1 प्राइम कार्बन को। ठीक है, तो 1 प्राइम कार्बन जो आपका शुगर है उसे जुड़ेंगे कौन नाइट्रोजन बेसिस बाय 9th पोजीशन। तो पिरिमिडिन जुड़ते हैं बाय 1 पोजीशन एंड प्यूरिन बाय 9th पोजीशन। तो आप यहाँ देख सकते हो, अभी तो हमने देख लिया एक पिरिमिडिन का सिस्टोसिन जो नंबर 1 नाइट्रोजन एटम से जुड़ा था नंबर 1 प्राइम वाले शुगर को। अब हम बात करते हैं 2D डीऑक्सी राइबोस एडिनिन प्लस एडिनिन। तो वो देखो आप 1 प्राइम वाला पोजीशन शुगर का ही एक्टिव है यहाँ पे जुड़ने के लिए, बट 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन जुड़ रहा है। तो पिरिमिडिन जब आपके शुगर में जुड़ेगा न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए तो पिरिमिडिन जुड़ेगा 1 पोजीशन से, बट जब प्यूरिन जुड़ेगा आपके शुगर के साथ न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए तो प्यूरिन जुड़ेगा नंबर 9th पोजीशन से। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो फॉर्म होते हैं व्हेन फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ जाएगा 5 प्राइम के OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड को। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है, जब आपका 5 प्राइम OH को फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। तो अभी हमने किसका किसका एडिशन देख लिया, पहले हमने एडिशन देखा शुगर विथ योर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन दैट इज नाइट्रोजन बेस। अब हमको थर्ड वाला कंपोनेंट ऐड करना है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप देखो कहाँ ऐड होगा, 5 प्राइम के OH को। ठीक है, और आपका जो बेस था वो कहाँ ऐड हो रहा था, 1 प्राइम के कार्बन को। करेक्ट, तो आपका बेस ऐड करना है 1 प्राइम के कार्बन को ऑफ द शुगर और आपके फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है 5 प्राइम के OH को, दैट इज CH2OH हुआ 5 प्राइम। करेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH2OH है 5 प्राइम और इस हिस्से पे आपको जोड़ना है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है और ये बन गया AMP, क्योंकि ये है एडिनिन, A स्टैंड्स फॉर एडिनिन, MP फॉर मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया एडिनिन मोनोफॉस्फेट और ये हो गया DCMP, D मीन्स डीऑक्सी राइबोस, D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोस, C फॉर साइटोसिन एंड M फॉर मोनोफॉस्फेट। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोस सिस्टोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आप इस तरह से AMP बना सकते हो, DAMP बना सकते हो, UMP बना सकते हो, DTMP बना सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे हमेशा याद रखना है जो कैपिटल लेटर A, U, T, G, C ये सब स्टैंड होते हैं आपके पिरिमिडिन एंड प्यूरिन्स के लिए। MP स्टैंड होता है मोनोफॉस्फेट के लिए और D स्टैंड होता है स्मॉल d डीऑक्सी के लिए। तो इस तरह से ये हुए न्यूक्लियोटाइड्स।
अब नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग शुगर एंड बेसिस। तो आपको शुगर एंड बेसिस का कॉम्बिनेशन दिया है और आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना है। तो पहला कॉम्बिनेशन है डी राइबोस विथ गुआनिन। तो आपको गुआनिन बेस लेना है। गुआनिन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो गुआनिन प्रेजेंट है प्यूरिन में, करेक्ट। तो प्यूरिन का कौन सा वाला पोजीशन ज्वाइन होता है शुगर को? ऑफ कोर्स दिस पोजीशन, दैट इज द 9th पोजीशन। तो प्यूरिन का 9th पोजीशन ज्वाइन होगा आपके शुगर दैट इज डी राइबोस के 1 प्राइम के कार्बन को। तो आपको क्या करना है, ये ले लिया मैंने गुआनिन। गुआनिन का जो ये 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है वो ज्वाइन हो रहा है मेरा ये डी राइबोस वाले इसमें 1 प्राइम वाले कार्बन को, और इस तरह से बन गया मेरा डी राइबोस एंड गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड। और वैसे एक असाइनमेंट है, आप इसका घर पे ट्राई कीजिए। 2 डी ऑक्सी राइबोस एंड थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड, और इसका आंसर आप मुझे मेल कीजिए तो मैं बताऊंगी करेक्ट है कि नहीं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? डी ऑक्सी राइबोस शुगर लेना पड़ेगा, उसके 1 प्राइम कार्बन को आपको जोड़ना पड़ेगा थाइमिन जो पिरिमिडीन है, तो पिरिमिडीन के 1 नंबर के नाइट्रोजन को। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, ego is like dust in the mind. Without cleaning that dust, you cannot see anything clearly. That's all for today. Thank you. Stay tuned.